हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी अकेडमी। माय नेम इज़ तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 का जो इतिहास का चैप्टर 3 है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ वो देखेंगे और इसको अच्छे से करके जाना अगर एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्राचीन भारत में संबंध, जाति और वर्ग के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत या ऋग्वेद? तो इसका आंसर है महाभारत। महाभारत का मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत, संस्कृत, पाली, तमिल। इसका आंसर याद रखना, महाभारत को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत को किसके द्वारा संकलित माना जाता है? मतलब कि महाभारत को सबसे पहले किसने लिखा? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, चाणक्य। तो इसका आंसर है वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास थे जिन्होंने ओरिजिनल महाभारत जो थी उसको लिखा था। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र, इतिहास, उपनिषद, मनुस्मृति। इसका आंसर है इतिहास। महाभारत का कौन सा महत्वपूर्ण संस्करण 20वीं सदी में तैयार किया गया? पुणे संस्करण, बनारस संस्करण, कलकत्ता संस्करण या मद्रास संस्करण? इसका आंसर है पुणे संस्करण जो 20वीं सदी में तैयार किया गया। प्राचीन भारत में संबंध मुख्य रूप से किस पर आधारित थे? राजनीतिक गठबंधन, रक्त संबंध, व्यापारिक संबंध या सैन्य संबंध? याद रखना कि पहले जो संबंध थे वो रक्त पर आधारित थे, खून जिसे बोलते हैं खून से जुड़े हुए रिश्ते। पितृवंशीय परिवार में विरासत किसके माध्यम से होती थी? कि विरासत किससे किसको जाती थी? बेटियां, बेटे, भतीजे, भाई। तो याद रखना जो विरासत होती थी पिताजी की वो उनके पुत्र या फिर बेटों तक जाती थी। ऐसा परिवार जहां महिलाएं अधिकार रखती हैं और विरासत महिला रेखा के माध्यम से होती हैं उसे क्या कहा जाता है? पितृवंशीय, मातृवंशीय, पितृसत्तात्मक या समतावादी? तो उसे बोलते हैं मातृवंशीय, जहाँ पे जो संपत्ति है माता से उसकी पुत्री को जाती हो। प्राचीन भारत में गोत्र शब्द का क्या मतलब है? एक कबीला या वंश, एक धार्मिक समूह, एक सामाजिक वर्ग या एक जनजाति? इसका उत्तर होगा एक कबीला या वंश। गोत्र नियमों में बहिर्विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक एकता बनाए रखना, जाति शुद्धता सुनिश्चित करना, एक ही वंश में शादी से बचना, राजनीतिक गठबंधन स्थापित करना। तो इसका जो मोटिव था वो था एक ही वंश में शादी से बचना। एक ही गोत्र में विवाह, क्या इसको बढ़ावा दिया जाता था, रोका जाता था? इसके बारे में देखते हैं कि एक ही गोत्र में जो विवाह था उसको बढ़ावा दिया जाता था, ये इसे निषिद्ध था। निषेध लिखना था, इसे निषिद्ध गलत कर दिया। निषेध मतलब कि मना था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। वैकल्पिक था कि हमारे पास चॉइस थी, या अनिवार्य मैंडेटरी था। तो याद रखना इसका आंसर होगा निषेध, कि यह मना था कि भाई एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। मनुस्मृति किस प्रकार विवाह के समर्थन करती है? बहुविवाह, एक पत्नीवाद, पारकजिन विवाह, समान गोत्र विवाह? याद रखना इसका है एक पत्नीवाद, कि एक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। महिलाओं को किस रूप में देखा जाता था? स्वतंत्र संपत्ति धारक, वंश देने वाली, समान उत्तराधिकारी या पुजारी? तो महिलाओं को माना जाता था कि ये जनरेशन आगे बढ़ाने वाली है, वंश देने वाली है। एंडोगेमी का मतलब क्या है? एंडोगेमी जिसे ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्विवाह। इसका मतलब होता है समुदाय के बाहर विवाह, समुदाय के भीतर विवाह, ब्रह्मचारी, अंतर जातीय विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुदाय के भीतर विवाह, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ग्रंथ विशेष रूप से 8 प्रकार के विवाह की चर्चा करता है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत? तो याद रखना मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया है। वर्ण शब्द का मतलब क्या है? कबीला, वर्ग या जाति, जनजाति या भाषा? याद रखना वर्ण का शब्द होता है
वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ग या जाति। वर्ण व्यवस्था ने समाज को कितने समूह में विभाजित किया है? 2, 4, 5, 6। वो हैं 4 समूह, और 4 कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में दास शब्द का क्या मतलब है? दास, पुजारी, व्यापारी, योद्धा। वही दास का मतलब है, दास मतलब गुलाम। कौन सा वर्ण शिक्षण और अनुष्ठान का प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो याद रखना, वो ब्राह्मण थे जो कि शिक्षा को बढ़ावा दिया करते थे। कौन सा वर्ण लोगों की रक्षा करने का काम करता था? किसको जिम्मा मिला था कि लोगों की रक्षा करेंगे? ये तो आप सभी को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो वो काम मिला था क्षत्रिय को कि लोगों की रक्षा करेंगे और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे। जाति शब्द का मतलब क्या है? ये शायद हमने अभी किया है, लेकिन कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एक बड़ा कबीला, वर्ण व्यवस्था के भीतर उपजातियाँ, एक राज्य, एक पेशा। तो याद रखना, जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर जो जातियाँ हैं उसको जाति से संदर्भित किया जाता था। शूद्रों का क्या कार्य था? शिक्षण, कृषि, ऊपरी जातियों की सेवा या व्यापार। तो शूद्र का काम माना जाता था कि ये इनसे जो ऊपर जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करेंगे। कौन सा वर्ण व्यापार और वाणिज्य के साथ जुड़ा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो याद रखना, वैश्यों का काम था व्यापारिक गतिविधियों को संभालना। जाति के संदर्भ में कर्म का क्या मतलब था? भविष्य के जन्म को निर्धारित करने वाली क्रियाएं, प्रत्येक वर्ण को सौंपे गए कर्तव्य, धार्मिक बलिदान, व्यापारिक अभ्यास। तो याद रखना, कर्म का मतलब होता है प्रत्येक वर्ण को सौंपे गए कर्तव्य। अस्पृश्यता उन पर लागू की जाती थी जो माने जाते थे विदेशी, वर्ण प्रणाली के बाहर के लोग या अपवर्जित, राजा या व्यापारी। तो याद रखना, जो लोग वर्ण प्रणाली के बाहर थे उन पर अस्पृश्यता लागू की जाती थी। महिलाओं को पालन करना अपेक्षित था। अपेक्षित मतलब महिलाओं को क्या मानना पड़ता था? स्त्री धर्म, मनुस्मृति के नियम, ऋग्वेदिक अनुष्ठान या स्वतंत्र पेशे। तो याद रखना, महिलाओं को स्त्री धर्म को मानना अनिवार्य था। विधवा पुनर्विवाह सामान्यतः बढ़ावा दिया जाता था, निषेध था, अनिवार्य था, या शायद ही कभी प्रचलित हुआ करता था। तो याद रखना, विधवा की कभी भी शादी का बढ़ावा नहीं दिया गया, इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था, मना किया गया था। कौन सा ग्रंथ महिलाओं के कर्तव्यों को उजागर करता है? उपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद, महाभारत। तो याद रखना, मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो महिलाओं के कर्तव्य को उजागर करता है। दहेज का उद्देश्य क्या था? दुल्हन का समर्थन करना, वंश को बनाए रखना, दूल्हे को भुगतान करना या गठबंधन बनाना। इसका करेक्ट आंसर है दूल्हे का समर्थन करना, या जो दूल्हा है इसे प्रमोट करना, बढ़ावा देना। महाकाव्य महाभारत महिलाओं को किस रूप में दर्शाता है? निर्णय लेने वाले, अधीनस्थ पात्र, जटिल और प्रभावशाली या स्वतंत्र योद्धा। तो याद रखना, वो महिलाओं को जटिल और प्रभावशाली दिखाता है। अंतरजातीय विवाह से क्या हुआ करता था? सामान्य था, दुर्लभ था, प्रोत्साहित था या राजनीतिक रूप से प्रेरित था। तो याद रखना, उस समय जो अंतरजातीय विवाह था वो दुर्लभ था, थोड़ा सा वीक था। आप स्तंभ धर्मसूत्र को संदर्भ किससे है? आप स्तंभ जो धर्मसूत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक मानदंड और अनुष्ठान से, व्यापारिक प्रथाएं, सैन्य कोड या कृषि तकनीक। तो याद रखना, सामाजिक जो मानदंड थे, कर्मकांड थे, उनसे संबंधित है। महाभारत में विवाद किस प्रकार आधारित थे? भूमि और संसाधन को लेकर, संबंध और उत्तराधिकार को लेकर, अनुष्ठान और बलिदान को लेकर या कर नीतियाँ। तो याद रखना, संबंध और उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ करते थे। प्राचीन भारत में दासों को किस नाम से जाना जाता था? सेवक, दास, कर्म, शूद्र। तो दास को दासी बोलते थे, गुलामों को दास बोलते थे। इसके लिए यहाँ पे इधर दास की जगह गुलाम आएगा। जाति आधारित विभाजन ने किसको जन्म दिया?
समाज में सद्भाव, असमानता और प्रतिबंध, आर्थिक विकास, समान अवसर। तो जाति आधारित जो विभाजन हुआ उसने असमानता और प्रतिबंध को बढ़ावा दिया। महाभारत को अक्सर किस रूप में वर्णित किया गया है? धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक और राजनीतिक महाकाव्य, अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शक, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। तो इसका आंसर है सामाजिक और राजनीतिक महाकाव्य। महाभारत में राजधर्म का मतलब क्या है? राजा के कर्तव्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, अनुष्ठान, बलिदान, योद्धा के कर्तव्य। तो ये राजा के कर्तव्य को संदर्भित करता है, दिखाता है। पांडवों ने किसका प्रतिनिधित्व किया? न्याय और नैतिकता का, विश्वासघात और लालच का, राजनीतिक विस्तार का या धार्मिक रूढ़िवाद का। तो पांडवों ने न्याय और नैतिकता का प्रतिनिधित्व किया। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रतीक था? राजनीतिक एकता, सत्ता संघर्ष में नैतिक दुविधाएं, राजतंत्र का पतन या लोकतंत्र का उदय। तो सत्ता में संघर्ष थे, उसकी नैतिक दुविधाएं का प्रतीक हुआ करता था। भागवत गीता किसका हिस्सा है? मनुस्मृति का, महाभारत का, अर्थशास्त्र का या उपनिषद का। तो भागवत गीता जो है महाभारत का एक अंश है, हिस्सा है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 10,000, 25,000, 1,00,000 या 50,000। तो महाभारत में याद रखना कुल 1,00,000 श्लोक हैं। कौरवों का जो नेतृत्व था वो किसने किया? भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण या जो शकुनी मामा थे। तो इसका आंसर है बी, दुर्योधन। कौरव याद रखना 100 थे, वेरेस पांडव जो थे सिर्फ 5। महाभारत में युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन, 30 दिन, 1 साल, 5 साल। तो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला था। प्राचीन भारत में वर्णशंकर शब्द का क्या मतलब था? वर्ण शुद्धता का नुकसान, नए वर्णों का उदय, जाति व्यवस्था का अंत या समानता की स्थापना। तो वर्ण शुद्धता का नुकसान इसका अर्थ था। ब्राह्मणों ने जाति पदानुक्रम को किस सिद्धांत के माध्यम से उचित ठहराया? कर्म और धर्म, दिव्य हस्तक्षेप, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक शक्ति। तो इसका जो आंसर है कर्म और धर्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज के किस वर्ग को करों से मुक्त रखा गया था? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण जो थे उन्हें करों से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारत में दासता का कारण अक्सर क्या था? आर्थिक ऋण, जाति संघर्ष, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो याद रखना दास किसके कारण बनते थे? युद्ध, जाति संघर्ष, आर्थिक ऋण, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है, महाकाव्य या दार्शनिक ग्रंथ। तो याद रखना जो मौर्य मनुस्मृति थी एक कानूनी ग्रंथ मानी जाती है। कौरव और पांडव कौन थे? व्यापारिक साथी, चचेरे भाई, व्यापक के प्रतिद्वंदी, विदेशी जनजाति। तो ये जो कौरव थे और पांडव थे दोनों चचेरे भाई थे। महाभारत हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक मानदंड, व्यापारिक प्रथा, धार्मिक विशिष्टता, कलात्मक परंपराएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक मानदंड की जानकारी देता है। तो गाइस ये थे टॉप 50 MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस जो ये टॉप 50 MCQs मैंने करवाए हैं इसका फ्री PDF एक्सेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर क्लिक करके हमने जितने भी MCQs अब तक आपको करवाए हैं उसके फ्री PDF आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। इस लिंक पे क्लिक करना और हमारे चैनल से वहाँ से आप फ्री PDF ले सकते हो और डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हो। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि जो आने वाले अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं हम आप तक पहुँचाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।